इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नोट से पढ़ लेना। एक्ट में इलस्ट्रेशन होते हैं क्या बताओ? अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कई बार इलस्ट्रेशन नहीं होते, तो क्या लॉ अंडरस्टैंड करने में अपन इलस्ट्रेशन का हेल्प कर सकते हैं क्या? हम तो समझते ही इलस्ट्रेशन से, क्योंकि सेक्शन से तो थोड़ा वैसे ही कम समझ में आता है सर। तो बताओ, समटाइम मेनी सेक्शन आल्सो हैव इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, सेक्शन का पार्ट नहीं ना, क्योंकि सेक्शन में तो वर्ड है। हाउएवर इलस्ट्रेशन किसका पार्ट है? स्टैट्यूस, लॉ का पार्ट है। देयरफॉर इलस्ट्रेशन आर आल्सो इंटरनल एड एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। समझ गए? तो इलस्ट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। चलो इसको आप नोट से पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन वाले। अगला क्या है बेटा बताओ? अगला क्या है? प्रोविजो। बताओ प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो कई बार आपने देखा होगा प्रोविजो टू दिस सेक्शन, वो भी तो लॉ के अंदर है, तो उसका भी प्रोविजो रेफर्स दे। बताओ क्या होता है? एक्सेप्शन ऑफ मेन प्रोविजन। प्रोविजन, प्रोविजो डू नॉट स्टेट जनरल रूल। क्या बताओ? जनरल रूल बताता है क्या प्रोविजो? प्रोविजो स्टेट क्या बताता है? एक्सेप्शन। प्रोविजन भी, प्रोविजो भी बताओ क्या है? इंटरनल एड, और उसको भी लॉ इंटरप्रिटेशन में हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? प्रोविजो समझ गए ना? पक्का? अब एक चीज ध्यान रख लेना, प्रोविजो वाला तो मॉड्यूल से पढ़ लेना, यहाँ वाला ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। डिफरेंस बताना है किसमें आपको? प्रोविजो, एक्सेप्शन और सेविंग क्लोज में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो देखो एक्सेप्शन प्रोविजो एक ही बात होती है, वो अलग से डिफरेंशिएट करने की बात आती है तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है? हाँ जी बच्चों, सबसे पहले मुझे इन दो में डिफरेंस पढ़ के बताओ क्या होता है। लॉ में कई बार नेगेटिव लिस्ट दी हुई रहती है। क्या होती है नेगेटिव लिस्ट? ये चीज यहाँ पे अप्लाई, तो बताओ वो चीज है एक्सेप्शन। इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द एनेक्टमेंट क्लॉजेस टू पर्टिकुलर केसेस पे आप वो चीज क्या नहीं कर रहे? अप्लाई ही नहीं कर रहे। वो क्या है? हालांकि दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, एक्सेप्शन प्रोविजो। और प्रोविजो क्या होता है? आपने बोल दिया कि ये चीज क्या होगी? अप्लाई होगी, उसके बाद में आप बोल रहे हो क्या? इन केसेस में अप्लाई नहीं होगी। वो क्या है? इफेक्ट तो दोनों का एक ही होगा ना, लेकिन एक्सेप्शन और प्रोविजो में फर्क क्या है? प्रोविजो, एक्सेप्शन क्या होता है? किसी चीज पे लॉ क्या नहीं हो रहा? अप्लाई ही नहीं कर रहे हो आप, वो क्या है? एक्सेप्शन। और प्रोविजो क्या है? आपने जनरल रूल बता दिया, उसके बाद उसमें से कुछ चीज आप क्या कर रहे हो? रिमूव कर। नेगेटिव लिस्ट है तो आपने बताओ क्या किया? उस पर्टिकुलर केसेस पे आप वो क्या कर रहे हो? रिस्ट्रेन कर दिया, अप्लाई नहीं किया। और आपने बोला यहाँ पे अप्लाई होगा, और फिर बाद में ये अप्लाई होता है, फिर बोला कि ये इसके क्या है? एक्सेप्शन है। वो क्या होता है बताओ? प्रोविजो। समझ गए ना आप बात? ठीक है? अच्छा, उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है। सेविंग क्लोज इज यूज टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स रेमेडी और प्रिविलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सेविंग क्लोज क्या होता है? देखो सेविंग क्लोज क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ रहता है कि भाई इसमें ये चीज भी क्या होगी? इंक्लूड है। क्या है? जैसे कई बार लिखा हुआ रहता है ना कि इसमें फ्री रिजर्व में ये भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो वो उस चीज को बताओ क्या कर रहे हो आप? लोगों को लगता है क्या पता शायद क्या होगा? जैसे कई बार आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी भी है प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस भी, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। समझ गए क्या? तो इसका मतलब सेविंग क्लोज का मतलब क्या होता है? जब आप ये बोल रहे हो कि ये चीज हम बताओ क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड नहीं करनी है, वो क्या होता है? और ये चीज एक्सक्लूड करनी है इसमें से, वो क्या होता है? प्रोविजो। और शुरू में ही क्या बता दी? नेगेटिव लिस्ट बता दी, वो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। सेविंग क्लोज होता है कि स्पेसिफिकली आपने नीचे लिख दिया क्या? कि भाई इसमें ये फलानी चीज क्या नहीं होगी? एक्सक्लूड नहीं होगी। वो क्या है?
सेविंग क्लोज, और ये चीज इसमें क्या करनी है, एक्सक्लूड, वो क्या है, प्रोविजो। और शुरू में क्या बता दी, नेगेटिव लिस्ट, कि ये वाला लो यहाँ यहाँ पे अप्लाई, वो क्या है, एक्सेप्शन। समझ गए? चलो, उसके बाद में अगला नेक्स्ट कौन सा बताओ, एक्सप्लेनेशन। कई बार आपने देखा है लॉ में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है, क्यों रहता है एक्सप्लेनेशन? कि भाई अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या हो जाए और जैसे एक कंपनी आपको पता है अपना मैक्सिमम एक साल में 25% बाईबैक कर सकती है शेयर्स का, तो बाईबैक करने के टाइम पे अपन फ्री बताओ क्या करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% कर सकते हैं, तो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड करते हैं ना। तो बताओ एक्सप्लेनेशन में नीचे लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे फ्री रिजर्व में क्या इंक्लूड है, तो किसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन होता है लॉ में। तो क्या बताओ इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट व्हेन देयर इज, बताओ क्या हो, एम्बिग्विटी, एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड सो एज टू क्लियर द डाउट्स ऑफ मेन सेक्शन। एक्सप्लेनेशन बताओ किसका पार्ट होता है, इंटरनल एड, और वो भी लॉ इंटरप्रिटेशन में क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। ये नीचे वाला एक काट देना क्योंकि ये पूरा लॉ ही अमेंड हो चुका है, पहले अलग था ये, ठीक है, 287 अब नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है, शेड्यूल। शेड्यूल होता है क्या लॉ में, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल्स है ना, जो बड़े बड़े फॉर्मेट्स, बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस जो कहाँ पे नहीं होती, सेक्शन में नहीं बताई जा सकती, वो कहाँ बताई जाती है, तो क्या शेड्यूल का यूज करते हैं क्या लॉ इंटरप्रिटेशन में, यस। लेकिन शेड्यूल और लॉ में यदि प्लेन प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट है तो इज्जत किसको देंगे, प्लेन प्रोविजंस को। दोस्तों कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है, फॉर्मेट बताया गया किसका, बैलेंस शीट और पेंडल। बैलेंस शीट में कोई एसेट मूवेबल एसेट में दिखाई है, लेकिन किसी सेक्शन में लिखा है कि एसेट मूवेबल नहीं, क्या होगी, इमूवेबल, तो उसको मूवेबल मानेंगे, इमूवेबल, इमूवेबल मानेंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, सेक्शंस को, प्लेन प्रोविजंस को, ठीक है। तो देखो शेड्यूल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एन एक्ट, देयरफॉर शेड्यूल आर, बताओ क्या है, इंटरनल एड्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। अच्छा, इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी किसके बीच में, बताओ, शेड्यूल और मेन प्रोविजंस, तो बताओ ऑलवेज कौन से, बताओ ऑलवेज द प्रोविजंस ऑफ इनेक्टमेंट विल प्रिवेल, यानी शेड्यूल्स किसको ओवरराइड नहीं करेगी, इनेक्टमेंट। समझ गए या नहीं समझे, अरे हाँ या ना। और लास्ट, रीड द स्टेच्यू एज ए होल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए लॉ को पूरा पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो। बताओ सेक्शन नंबर जो हमारी 53 है वो क्या कहती है कंपनीज एक्ट की, कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू, लेकिन यदि आप 54 नहीं पढ़ो स्वेट इक्विटी वाली, तो ये आप तो ये मानो कि कोई भी नहीं कर सकते। तो लॉ इंटरप्रेट करने के लिए पूरा पढ़ना, क्योंकि वो दूसरा पार्ट भी तो लॉ का ही पार्ट है, वो भी तो इंटरनल एड्स है। समझ गए? तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट व्हाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू ऑल पार्ट ऑफ स्टैच्यू मस्ट बी टेकन टुगेदर, दैट इज अ पर्सन कैन नॉट रीड ओनली ए पार्ट। समझ गए? ये एक एग्जांपल है, कंपनीज एक्ट में कवर होगा, अभी नहीं हो पाएगा, चैप्टर नंबर 7 जो अपन ने छोड़ा। तो इंटरनल एड्स हमारे पूरे हो चुके हैं, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ गए ना सब? पक्का? चलो एक बार वापस से, लॉन्ग टाइटल बताओ क्या होता है। लॉन्ग टाइटल जो होता है, एक तो शॉर्ट टाइटल लॉ को आइडेंटिफाई करता है, लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब करता है। लॉन्ग टाइटल को लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया, प्रियम्बल लॉ का ऑब्जेक्ट पर्पज और स्कोप बताती है, लॉन्ग टाइटल के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड, कुछ सेक्शंस आपस में रिलेटेड होती है तो उनको मिला के उसका चैप्टर बना देते हैं, उसका हेडिंग दे देते हैं, उसको भी लॉ इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ को ओवरराइड, मार्जिनल नोट सेक्शन या ग्रुप ऑफ सेक्शंस के साइड में समरी नोट्स होते हैं, उनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब लॉ पास हुआ उस समय नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स के साथ में मार्जिनल नोट्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस वक्त थे, तो उनको यूज कर सकते हैं। सेक्शन मीन्स का मतलब जो लिखा हुआ है केवल वही, इंक्लूड का मतलब इसके अलावा भी, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं, प्रोविजो एक्सेप्शंस बताते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए, शेड्यूल को भी यूज करते हैं बट प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकते, और स्टैच्यू को आप आधा अधूरा मत पढ़ो, क्या पढ़ो, पूरा। समझ गए? पक्का?
चलो कल ये चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। अब एक्सटर्नल एड्स बचे हैं जो 5-6 ही हैं अपने। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी को बताएं आप। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है तो बता दें। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय सबको। ओके। हाँ जी बच्चों, चलिए स्वागत है सबका हमारी क्लास में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, आज की चर्चा को। लास्ट देखो जो हमारी क्लास थी उसमें इंटरनल एड्स हम खत्म कर चुके थे। ठीक है, आज हमारी चर्चा का टॉपिक रहेगा एक्सटर्नल एड्स। आइए, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स पेज नंबर 4.31 पे। ठीक है, और अपने जो नोट्स हैं उसमें बताना कहाँ पे। 22 पे। चलिए देखो, इंटरनल एड्स क्या होते हैं, जो एक्ट के अंदर लिखे हुए होते हैं दोस्तों, वो इंटरनल एड्स होते हैं। ठीक है, जो चीजें एक्ट के अंदर होती हैं वो इंटरनल एड्स होती हैं। जैसे डेफिनेशन एक्ट के अंदर होती है, प्रियम्बल एक्ट के अंदर होती है, लॉन्ग टाइटल एक्ट के अंदर होता है, मार्जिनल नोट्स एक्ट के अंदर होते हैं, वो इंटरनल एड्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब जो एक्ट के अंदर नहीं होती, लेकिन उनको भी लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 चीजें हैं एक्सटर्नल एड्स, उस पर अपने को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ, दीज आर दोज एड्स विच आर नॉट कवर्ड बाय स्टैच्यू फॉलोइंग आर एक्सटर्नल एड्स। नंबर 1 कौन सा? यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। आइए, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन की बात कर रहे हैं तो ये रहा, पेज नंबर है हमारा 4.34 पे, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस। मिल गया सबको? नोट से पढ़ लो या यहां से पढ़ लो। दोस्तों, जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, एक्ट की सबसे पहला हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, यदि हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं उसको समझने की, कि जो लॉ के प्लेन वर्डिंग्स है, सेक्शन के जो वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन लॉ समझने की कोशिश करें। यदि वहां से भी हमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं मिल पा रहा है, तो बताइए हिंदुस्तान में कोई, हमारे इंडिया में कोई केस लो हुआ है उस मैटर से रिलेटेड, तो उसके जरिए हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो न तो इंडिया के जो लॉ है उसमें कोई उस चीज के बारे में क्लैरिटी आ रही है पढ़ के, न इंडिया में उससे रिलेटेड कोई केस लो हुआ है, तो हम बताइए फिर क्या करेंगे? फॉरेन कंट्री का जो कोई केस है उसको पढ़कर हम लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर किसी फॉरेन कंट्री का बताओ केस लॉ कंसीडर नहीं करेंगे, केवल उसी फॉरेन कंट्री का केस लॉ कंसीडर
करेंगे। कौन सी कंट्री का? जिस कंट्री के बेसिस पे हमारा इंडिया का वो लॉ बनाया गया है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो बताओ ब्रिटेन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंस्पायर है, और जो हमारा इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 है वो यूके का कंपनीज एक्ट है 2004, उससे इंस्पायर्ड है। समझ गए या नहीं समझे? समझ रहे हो ना? तो बताओ कौन सी कंट्री के, बताओ फॉरेन डिसीजन को अपन रेफर करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे जिसका और हमारा दोनों का सेम जूरिस्प्रूडेंस है, यानी सेम लीगल सिस्टम है। ठीक है? अरे हाँ या ना? तो देखो सबसे पहले इसमें नोट्स में पढ़ो क्या लिखा है। फॉरेन डिसीजन ऑफ कंपनी नहीं है, कंट्री है बेटा। तो बच्चे ने कंपनी लिख दिया, यहाँ पे कंपनी नहीं है, क्या है? कंट्री है। फॉरेन डिसीजन ऑफ कंट्री फॉलोइंग द कंट्री है ये, फॉरेन डिसीजन ऑफ कंट्री फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज और, जो हमारा सिस्टम है और उसका सिस्टम है, कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ओवर ऑन एक्ट। तो हम अपने एक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उस कंट्री का सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा दोस्तों आगे क्या लिखा है? हाउएवर प्राइमरी इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टैट्यू। बताओ सबसे पहले तो जो लॉ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। अच्छा, फर्दर रेफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से लेंगे बताओ? इंडियन डिसीजन। स्टिल इंटरप्रिटेशन कांट बी फाइंड, देन ओनली बताओ किसका यूज किया जाएगा? फॉरेन डिसीजन का। समझ गए? अब देखो ऐसे के शब्दों में पढ़ो क्या लिखा है। फॉरेन डिसीजन ऑफ कंट्री फॉलोइंग, जिसका और हमारा बताओ क्या है? सेम सिस्टम ऑफ क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज ओवर। वही बताओ क्या होगा? ऑन लॉ सिमिलर टू ओवर्स कैन बी लेजिटिमेटली यूज्ड फॉर कंस्ट्रूइंग ओवर ऑन इट। हाउएवर बताओ सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंडिया की जो स्टैच्यू है, जो लॉ पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज को। फर्दर वहां से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है तो बताओ गाइडेंस कहां से लेंगे? अरे कहां से लेंगे? इंडियन डिसीजन से लेंगे। रेफरेंस टू फॉरेन डिसीजन में बिकम अननेसेसरी। यदि इंडियन डिसीजन से मिल गया तो वहां से नहीं लेंगे, लेकिन वहां से भी नहीं मिला तो कहां से लेंगे? फॉरेन वाला कोई केस लो पकड़ेंगे। अरे एक बात बताओ, जब तुम टैक्स वैक्स पढ़ते हैं, अपन लॉ पढ़ते हैं, तो लॉ पढ़ के अपने को कुछ समझ में नहीं आता है तो बताओ बड़े बड़े जो वकील होते हैं कोर्ट में दलील देते हैं, वो उस केस की देते हैं ना, इस फलाना केस में ये हुआ था, इसके बेसिस पे ये होना चाहिए। होता है या नहीं होता? लेकिन मान लो इंडिया में उस तरह का कोई केस भी नहीं हुआ, लॉ की लैंग्वेज पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें बताओ? फॉरेन में जाना नहीं है। फॉरेन में जिस फॉरेन कंट्री का, जिस फॉरेन कंट्री के बेसिस पे बताओ क्या हुआ है, हमारा और उसका सेम जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है। जैसे हमारा जो जीएसटी एक्ट है वो जिस भी कंट्री के जीएसटी से बताओ क्या है? इंस्पायर्ड है। उस कंट्री में उस मैटर से रिलेटेड क्या कोई केस हुआ है तो वहां के लॉ ने क्या डिसीजन दिया था, वही उसके हिसाब से भी हम बताओ क्या कर सकते हैं? इंडिया के जीएसटी में कुछ इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। अब तो समझ गए ना? पक्का? चलिए पहला तो आ गया एक्सटर्नल एड। बताओ ये एक्सटर्नल क्यों है? लॉ में थोड़ी है, अपने इंडिया स्टेचू का पार्ट नहीं है, बाहर वाला है, तो बताओ एक्सटर्नल एड हो गया। दूसरा दोस्तों कौन सा? डिक्शनरी डेफिनेशन। दोस्तों जब भी हम इंडिया में कोई लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या आप डिक्शनरी खोल के देखते हो? ना बेटा। वैसे तो आजकल जब से गूगल आया डिक्शनरी बंद ही हो गई। ठीक है? जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टाइम में हम डिक्शनरी साथ में रखते थे। ठीक है? आप लोगों ने वो जमाना नहीं देखा होगा, घर पे आपके जरूर ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी पढ़ी होगी। पढ़ी है? नीला सा कवर है उसके ऊपर। ठीक है? तो जब गूगल नहीं होता था तब डिक्शनरी देखते थे। तो देखो आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आ गया तो डिक्शनरी में क्यों जाएंगे? पहले उस एक्ट में जाएंगे, सेक्शन 2 में जाएंगे ना कि उस एक्ट में उस वर्ड का क्या मीनिंग है। लेकिन दोस्तों मान लो उस एक्ट में भी मान लो वो वर्ड डिफाइन नहीं किया गया तो फिर अपन डिक्शनरी भी देख सकते हैं ना कि भाई डिक्शनरी में इस शब्द को किस तरह से डिफाइन किया गया। देखते हो या नहीं देखते? समझ गए? देखो आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, कोई वर्ड आ गया तो सबसे पहले तो
हम ये देखेंगे इस वर्ड को लॉ में क्या डिफाइन किया गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लॉ में उस वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, गूगल करेंगे या नहीं करेंगे कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है वो देख लो। बताओ क्या डिक्शनरी लॉ का पार्ट होती है क्या? तो ये भी कौन सा है, एक्सटर्नल। समझ गए? तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रेफर द एक्ट सो एज टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इफ मीनिंग इज नॉट डिफाइंड by that act, then we may refer to the किसको, डिक्शनरी, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, if several meaning of words is given in the dictionary, then word must be understood in the context in which it is used। डिक्शनरी में तो एक ही वर्ड के कई मायने होते हैं। जैसे बताओ क्या होता है, एक प्रीमाइस होती है, प्रीमाइस का मतलब बिल्डिंग और उससे भी होता है, प्रीमाइस का मतलब अजम्पशन से भी होता है, ठीक है, होता है ना। तो बताओ एक ही वर्ड दो कंटेक्स्ट में यूज होता है ना, तो बताओ यदि अपन डिक्शनरी में एक ही वर्ड को बहुत सारे उसके मीनिंग है, कैसे मीनिंग है बताना, ऐसे मीनिंग नहीं कि जैसे मान लो सिनोनिमस, सिनोनिमस वाला नहीं, कौन सा मीनिंग ही बताओ क्या है, डिफरेंट है। तो फिर बताओ कौन सा मीनिंग उठाएंगे, जिसके रेफरेंस में बातचीत, प्लांट और मशीन, मान लो मशीनों के रेफरेंस में बात हो रही है, तो कोई प्लांट वर्ड आ गया, तो प्लांट वर्ड का मतलब किसके रेफरेंस में, पेड़ पौधों वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, मशीनरी के रेफरेंस में। समझ गए? दस मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी वर्ड विल हैव ग्रेटर वेट देन द मीनिंग फर्निश्ड बाय डिक्शनरी। बताओ स्टैट्यूटरी जो बताओ क्या है वर्ड है, उसका तो मतलब मीनिंग बताओ ग्रेटर होगा या नहीं होगा, अरे होगा ना डिक्शनरी से। हाँ, वहां पे कोई वर्ड नहीं डिफाइन किया गया, तो फिर किसकी तरफ रुख करेंगे, डिक्शनरी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझे? अरे हाँ या ना, डिक्शनरी 3-4 बार आ चुके एग्जाम में, बता दूं मैं आपको। अब डिक्शनरी सारे बच्चे पढ़ेंगे, ई वाला पॉइंट एक बार पढ़ना जरा। आप तो यहां से लेके यहां तक पढ़ लो बस, बहुत है। हाँ जी बच्चों समझ गए। सबसे पहले तो देखो उस सेक्ट में जाओ, उस वर्ड का मीनिंग क्या है वही तो करेंगे। रिलेटिव वर्ड आ गया मान लो कंपनीज एक्ट में, तो आप डायरेक्ट डिक्शनरी की तरफ थोड़ी भागोगे, पहले तो ये देखोगे ना कि एक्ट में, उस पर्टिकुलर एक्ट में उस वर्ड का मतलब क्या है। बट मान लो उस पर्टिकुलर एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, देन वी हैव टू गो टू द डिक्शनरी एंड अपन उसका मीनिंग निकालेंगे। और डिक्शनरी में भी यदि एक वर्ड कई सेंस में बताया गया है, तो जिस सेंस पे चर्चा चल रही है हमारी, वो सेंस वाला मीनिंग अपन पिक करेंगे। समझ गए? अरे हाँ या ना? चलो अगला टॉपिक, अगला पढ़ाओ, यूसेस। दोस्तों यूसेस का मतलब क्या होता है बताना जरा। यूसेज नहीं पढ़ा आपने कभी? फाउंडेशन में पढ़ा था ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। वारंटी हमने पढ़ी थी बाय यूसेज, ऐसा। यूसेज का मतलब होता है परंपरा, प्रथा, कस्टम को बोलते हैं एक तरह से, USAGE। ठीक है, समझ गए? हाँ जी बच्चों, तो यूसेज पे अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये रहा। ठीक है, यूसेज का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है, कस्टम ट्रेडिशन से। एक बात बताओ,
आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो आप यूसेज देख सकते हैं। यूसेज का मतलब कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो बताया था ना, वैसा सही है कि ये जो लॉ है ये मार्केट में अभी तक किस तरह से समझा जाता हुआ आया है, आप भी उसका मतलब वैसे ही निकाल सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, देखो बेटा, एक कस्टम एक्ट है, तो कस्टम एक्ट में ये लिखा हुआ है यदि आप फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं तो आप अपने साथ में क्या क्या चीजें लेकर आ सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं लेकर आ सकते। इंडिया का कोई बंदा कुछ दिनों के लिए कहाँ गया, फॉरेन में, वापस यदि वो फॉरेन में आ रहा है तो वो अपने साथ वहां से क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें लेके आ सकता है और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेके आ सकता। उसमें लिखा हुआ है कि आप मोबाइल फोन गैजेट लेके आ सकते हो, लेकिन उसमें क्वांटिटी बताई गई है कि एक या दो इतनी लेके आ सकते हो। सोना नहीं लेके आ सकते आप, ठीक है, और ज्यादा, और शराब वराब बियर वियर ये नहीं लेके आ सकते है। हाँ, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, मान लो कितना सोना आप बाहर से लेके आ सकते हो और कितना नहीं लेके आ सकते, ये नहीं लिखा हुआ मान लो कस्टम एक्ट में, लेकिन जो बंदा 100 ग्राम से ज्यादा सोना लेके आता है उसको कस्टम अथॉरिटी वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, और 100 ग्राम तक का जो सोना लेके आते हैं उसको हमेशा जाने देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, कहीं कोई मान लो लॉ नहीं बनाया हुआ। तो बताइए, आप लॉ इंटरप्रेट करने में कि भाई इंडिया से कोई बंदा बाहर गया तो बाहर से वापस आते वक्त कितना सोना लेके आ सकता है, आप बताओ किसकी हेल्प ले सकते हो, किसकी हेल्प ले सकते हो, यूसेज की हेल्प ले सकते हो। क्या ये यूसेज एक्ट में लिखा हुआ रहता है, इसलिए ये कौन सा एड्स है, एक्सटर्नल एड्स। समझ गए या नहीं समझे, पक्का, अरे हाँ या ना। चलो देखो क्या लिखा है, tradition custom usage is also sometimes taken into consideration in construction of act where the meaning of language in statute बताओ क्या है, doubtful, the usage may be used for the interpretation of word. It means the meaning of word must be understood in the that sense which is prevailing in the market over a, अरे क्या, long period or several years। समझ गए, अब देखो मॉड्यूल में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूसेज इज ऑल्सो समटाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंस्ट्रू मतलब अंडरस्टैंड करना एक्ट। ठीक है, आगे इस यहां से पढ़ना, इट इज वेल नोन दैट वेयर द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन ए स्टैच्यू इज डाउटफुल। यूसेज, यूसेज का मतलब क्या है, यूसेज हाउ द लैंग्वेज हैज बीन इंटरप्रेटेड एंड एक्टेड अपॉन ए ओवर ए लॉन्ग पीरियड में डिटरमाइन इट्स क्या, ट्रू मीनिंग, कि किस तरह से लॉ काफी टाइम से समझा जाता हुआ आया है। समझ गए या नहीं समझे, बस इतना पढ़ लेना आप। कोई कंफ्यूजन बेटा बताओ, चलें आगे, चलिए अगले पड़ाव पर दोस्तों हम चलते हैं, और अगला है हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग आखिर क्या है, पॉइंट नंबर ए हमारा हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग किसको बोलते हैं अपन, देखिए कोई आप एक्ट पढ़ रहे हो, आपको एक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हिस्टोरिकल सेटिंग का मतलब है बेटा अपने हिंदुस्तान में कोई एक्ट ऐसे ही नहीं बनता, कोई लॉ ऐसे ही नहीं बनता। पहले कुछ घटनाएं होती है, कुछ इवेंट्स होती हैं, और उस इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया जाता है। अपने आप कभी भी एक्ट नहीं बनता, समझ गए। एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया अपने, जिसमें लिखा गया है कि कोई बंदा इस रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाएगा तो उसके साथ ये होगा,
ड्रिंक पीकर गाड़ी चलाएगा तो ये होगा, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा तो ये होगा, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएगा तो ये होगा। पहले के टाइम पे गाड़ियां नहीं चलती थी, गाड़ी घोड़े ये सब चलते थे, तो एक्सीडेंट से कोई मरता नहीं था, नहीं मरता था ना। आपने पुराना कभी सुना हो कि पुराने महाराजा हैं वो एक्सीडेंट से मर गए ऐसा, क्योंकि पहले ये सब चीजें थी नहीं ना। ठीक है, तो बाद में मोटर गाड़ियां आ गई। अब बताओ आजकल क्या होता है, बच्चे जो है वो तेज रफ्तार में बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बिना हेलमेट लगाए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं बाइक चलाते समय, निगाहें कहीं पे हैं देख कहीं। ठीक है, तो बताओ एक्सीडेंट, ड्रिंक पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो मतलब ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से सरकार को लॉ बनाना पड़ा, पड़ा या नहीं पड़ा। तो आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप ये देख सकते हो या नहीं देख सकते कि यार जब ये एक्ट बना था तो क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से क्या बना, ये एक्ट बना। पार्लियामेंट में क्या वाद विवाद हुआ था, क्या बातें हुई थी, बताओ, उसको भी समझ के आप लॉ अंडरस्टैंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अरे आया ना, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे कि यार धाप देखो। एक्चुअली में क्या हुआ, मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, बीकॉम में था क्या आपके, नहीं पढ़ा हमने। तो उसमें मान लो सपोज करो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो होता क्या है कि मान लो सेलर कंज्यूमर को घटिया क्वालिटी का माल देता था, कम क्वांटिटी का माल देता था, तो उसकी वजह से वो एक्ट बना। उसमें मान लो सपोज करो उसमें लिखा हुआ है एक सेलर ने किसी को कम क्वालिटी का कम क्वांटिटी का गुड्स बेचा तो उस पर ये पेनल्टी आएगी। गुड्स गुड्स वर्ड लिखा हो, सर्विस वहां पे नहीं लिखा। लेकिन जब 1986 में लॉ बना था तो उस समय बहुत सारे डॉक्टरों ने बताओ क्या किया, मरीजों को गलत दवाएं दे दी। और वो वहां पे जब पार्लियामेंट में जब लॉ बन रहा था तब इस चीज को लेके बताओ क्या हुआ था, जो लॉ बनाने वाले मिनिस्टर थे, एमपी थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि देखो बताओ हमको ये लॉ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ये डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, गलत दवाई दे रहा है। वकील जो है वो बताओ क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट का मुकदमा सही नहीं लड़ रहा, दूसरी पार्टी से पैसे खा रहा है। तो इसकी वजह से हमें कंज्यूमर क्या बनाना पड़ रहा है, प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ रहा है। अब दोस्तों आप एक्ट पढ़ रहे हो, वहां पर गुड्स लिखा हुआ, वहां सर्विस नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसमें सर्विस इंक्लूड होगा, यस, क्यों होगा, क्योंकि आपकी लॉ की लैंग्वेज अब एम्बिग्विटी है कि क्या पता सर्विस इंक्लूड है या नहीं है। तो बताओ आप किसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, हिस्टोरिकल सेटिंग, यानी वो कौन सी सरकमस्टांसेस थी विच लीड टू इनेक्टमेंट, जिसकी वजह से वो लॉ बना, क्या क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या पार्लियामेंट में डिबेट हुए थे, बताओ, उसको अंडरस्टैंड करके भी आप लोग समझ सकते हो या नहीं समझ सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, पक्का। चलिए, तो ये चौथा अपना एक्सटर्नल एड है जिसका नाम है हिस्टोरिकल सेटिंग। कोई बहुत पुरानी सेटिंग चली आ रही है, ठीक है, मतलब पुराने। तो देखो क्या लिख, history of external circumstances which history of external circumstances which lead to the enactment in question is of much significance in construing an enactment. For the purpose of interpretation of statute, one must give the regard to, किसको regard देना चाहिए, external and historical fact on the basis of which the enactment was made. External and historical fact are not the part of statute, therefore historical setting is, बताओ क्या है, एक्सटर्नल एड, और उसको भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। समझ गए या नहीं समझे। एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, हिस्ट्री इन जर्नल, पार्लियामेंट हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, ये सब। क्या हुआ, पंखों में भी माता आने लग गई क्या आजकल। है, समझ गए, चलो आओ। हाँ जी बच्चों, अगला कौन सा है देखो, अर्लियर एक्ट ऑब्लिक रिपील्ड, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, ये रहा। अर्लियर एक्ट और रिपील्ड एक्ट, आप तो जो मैं मॉड्यूल में कॉपी में लिखा हो वो ध्यान रखना है, इसको मॉड्यूल से मत पढ़ना। अर्लियर और रिपील्ड एक्ट, आओ बेटा। रिपील्ड का मतलब होता है जो हट चुका है, अर्लियर मतलब जो हट चुका है। एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट 1956 था,
और कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा लिखा हुआ था, ऑडिटर के रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं कंपनी में। ठीक है, 2013 में भी ये लिखा हुआ है। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, वो 1956 में डिफाइन था, लेकिन 2013 में लॉ में डिफाइन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यार वैसा सा ही लॉ है तो शायद रिलेटिव का मतलब वही होगा? अब उसको समझ रहे हो आप? आपके एक्ट में वो चीज नहीं लिखी हुई, तो आप किसका रेफरेंस ले सकते हो? अर्लियर एक्ट का। क्या वो अर्लियर एक्ट अब लॉ का पार्ट है या नहीं है? तो वो कौन सा एड हो गया? एक्सटर्नल एड हो गया ना, और उसको भी इंटरप्रिटेशन में हम यूज कर सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? पक्का कि यार लगभग सेम सा ही है, तो ये चीज का मतलब भी वही होगा। ठीक है, एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसके बेसिस पे समझ रहे हैं? अर्लियर। तो देखो, वेयर द एक्ट हैज बीन रिपील्ड, क्या हुआ है? एक्ट क्या हो गया? रिपील्ड। दैट इज इट लूजेस ऑपरेटिव फोर्स, ये अपना ऑपरेटिव फोर्स लूज कर चुका है। ठीक है, देन सच रिपील्ड एक्ट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंस्ट्रोइंग और इंटरप्रेटिंग द रिपील्ड रिपील्ड एक्ट। अनरिपील्ड मतलब जो हटा नहीं है, प्रेजेंट में चल रहा है। रिपील्ड एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेच्यू। क्या बताओ, स्टेच्यू का पार्ट है क्या? देयर फॉर बताओ वो कौन सा हेड है? एक्सटर्न। एंड कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेच्यू एंड कैन बी यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू, ऐसे लिख लेना, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू, बिकॉज इट इज द हिस्ट्री फॉर द न्यू एक्ट, क्योंकि नए एक्ट के लिए तो वो हिस्ट्री बन चुका है बेटा। होप सो गाइस समझ में आ गया आपको? समझ गए ना? चलिए, और लास्ट देखो, इसमें दिया हुआ नहीं है, 5 ही है नोट्स में, छठा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा? कंसोलिडेटिंग स्टैच्यू एंड प्रीवियस लॉ। वैसे मैं आपको बता दूं, कंसोलिडेटिंग स्टैच्यू और प्रीवियस लॉ जो होते हैं ना, वो है ना, वो जो अर्लियर रिपील्ड एक्ट वाले चीजें ही हैं। देखो क्या होता है, प्रियम्बल टू मेनी स्टैच्यू कंटेन एक्सप्रेशन सच एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट। देखो, कंपनीज एक्ट की प्रियम्बल शायद है क्या, इनिशियल पेज पे होना चाहिए। नहीं ना, होगा प्रिलिमिनरी में। देखो, ये रही है प्रियम्बल। एक्चुअली सबसे पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? प्रियम्बल। क्या लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट टू, क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेट। समझ रहे हो? तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कई बार आप कोई लॉ पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल क्या लिखती है बताओ? एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी पुराने लॉ थे वो कंपनी से रिलेटेड, वो किस में समाहित हो गए बताओ? नए वाले में हो गए। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि ये जो नया लॉ है वो पुराने लॉ को क्या नहीं कर रहा? ऑल्टर नहीं कर रहा। तो कल को कोई नए लॉ में इंटरप्रिटेशन की कमी है तो आप किसको रेफर कर सकते हो? पुराने लॉ। दे मे सॉल्व डाउटफुल पॉइंट्स इन स्टेच्यू विद द एड ऑफ सच प्रिजम्पशन। पुराने लॉ के हिसाब से समझ सकते हो आप। ठीक है, समझ गए क्या? देखो एक बार वापस बताता हूं मैं आपको, 6 पॉइंट्स थे। ठीक है, इस पे आऊंगा एक बार। सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा बताओ? फॉरेन डिसीजन। फॉरेन डिसीजन में क्या आएगा कि भाई सबसे पहले तो इंडियन स्टैच्यू की लैंग्वेज देख लो, वहां से कुछ नहीं पता पड़ रहा है तो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन डिसीजन, और वहां से भी कुछ नहीं पता पड़ रहा है तो उस कंट्री के जिसका और हमारा दोनों का सेम जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, लीगल सिस्टम सेम है। दूसरा, डिक्शनरी डेफिनेशन। सबसे पहले तो लॉ में किस तरह से वर्ड डिफाइन है वो समझो, यदि डिफाइन नहीं है तो डिक्शनरी में जाओ। डिक्शनरी में कई सेंस में वो वर्ड डिफाइन किया गया, तो जिस रेफरेंस में बात हो रही है वो मीनिंग लो। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा अपन ने? यूसेज, परंपरा, प्रथा, कि कोई पर्टिकुलर मैटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी मैनर में समझा जाता है तो आप भी उसको उस तरह से समझ सकते हो। चौथा, हिस्टोरिकल सेटिंग,
कि कोई आप लॉ समझ रहे हो तो कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी, सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से एक्ट बना, पार्लियामेंट हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री क्या हुई थी, उसको देख के आप समझ सकते हो। एक आपको क्या पढ़ाया, अर्लियर एक्ट और वो जो रिपील्ड एक्ट, कि कोई एक्ट बताओ क्या हो चुका है, हट चुका है, तो उसका भी आप लॉ इंटरप्रिटेशन में क्या कर सकते हो, यूज। यदि मान लो कोई पुराना एक्ट जो है वो नए एक्ट में क्या हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है। कंसोलिडेट का मतलब क्या हो चुका है, समाहित हो चुका है। तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकता है कि वो नया एक्ट में जो कोई बात यदि लिखी हुई है तो वो पुराने एक्ट में जो इंटरप्रिटेशन थे वही अपने को लेने, उसको अपने को चेंज नहीं करना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कंपनी अपनी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% बायबैक कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा हुआ था 25% इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और नीचे नोट लिखा हुआ था यहाँ पे फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में मान लो वो चीज डिफाइन नहीं की, लेकिन 2013 में लिखा कि पुराने एक्ट को क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोर्ट ये जम्पशन ले सकता है कि जो पुराने एक्ट के जो क्या थे, इंटरप्रिटेशन थे, वो किस में अप्लाई होंगे, नए एक्ट में एज इट इज अप्लाई होंगे। समझ गए क्या आप बात? हाँ, उसमें स्पेसिफिकली चेंज कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज यदि मान लो पुराने एक्ट कंसोलिडेट हो गए किसमें, नए एक्ट में, तो बताओ नया एक्ट बताओ किसका इंटरप्रिटेशन ले सकता है, पुराने एक्ट का इंटरप्रिटेशन ले सकता है। समझ गए? ये हमारे एक्सटर्नल एड थे दोस्तों, खत्म हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन बताओ इसमें? नहीं है? चलेंगे आगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपना क्या नाम है, देखो, रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स लिख लेना नोट्स में आप। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताना है कि डीड होता क्या है। डीड होता क्या है? स्टाम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट बनता है उसको डीड बोलते हैं, ठीक है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए डीड बट एवरी डीड इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हाँ या ना? तो जो डीड बताओगे, एग्रीमेंट जो किस पे बनता है, दो और मोर पर्सन के बीच में, और वो हमेशा किस पे बनता है, स्टाम्प पेपर पे। अब बताओ कई बार लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो बोलते हैं चलो भैया डीड में क्या लिखा हुआ था देखते हैं, हाँ या ना? तो sometime we have to interpret, sometime we have to interpret the deed, and for the interpretation of deed following three rules will applicable, तीन रूल अप्लीकेबल होंगे। नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है देखो, दिस रूल इज नॉन एज, बताओ कौन सा रूल है, गोल्डन रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड, regard must be given to the circumstances, intention of party while drafting the deed। क्या? सबसे पहले तो भैया तुम ये देखो, जब डीड बनाई गई थी तो पार्टी का क्या था, इंटेंशन क्या था, पार्टीज की सर्कमस्टांसेस क्या थी, वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ या ना? अब चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए, मान लो एक डॉक्टर है एक शहर में, बताओ क्या है, तीन ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बताओ क्या करते हैं, आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल ए बी और सी। तो हॉस्पिटल सी ने एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को अपने यहाँ हायर किया और उसको बोला हम तुमको साल का 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन जब कितने साल तक तुम्हारे हॉस्पिटल में रहोगे, 3 साल तक, 3 साल तक तुम इन दो हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। समझ गए? आफ्टर 1 ईयर एक नया हॉस्पिटल खुल गया डी, आई स्पेशलिस्ट, वो भी, ठीक है। तो सी अपनी सर्विसेज किस में देने लग गया, डी में। तो सी बोल रहा है भाई डीड में तो ये लिखा हुआ था कि ए और बी में नहीं देगा, तो मैं तो डी में दे रहा हूं ना, मैं कहां दे रहा हूं ए और बी में? तो बताइए, सबसे पहले डीड इंटरप्रेट करेंगे तो हम ये देखेंगे जब डीड बनाई गई थी तो सरकमस्टांसेस क्या थी, पार्टी का इंटेंशन क्या था। सरकमस्टांसेस ये थी कि उस हॉस्पिटल में सी के लेवल के हॉस्पिटल ही कौन से थे, दो। इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ये था ना कि हमारे अलावा तो किसी और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्या नहीं करेगा, सर्विसेज। समझ गए क्या? तो चाहे डी का नाम
नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी तुम उसमें सर्विस, समझ गए? अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कोई भी डीड आप देख रहे हो तो शब्दों पर मत जाओ। सबसे पहले जब डीड बनाया गया था तो पार्टी की भावनाएं क्या थी, इंटेंशन क्या था, क्या हालात थे, उनको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, चलो रूल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू रूल 2, इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर प्रोविजन, देखो दो और मोर प्रोविजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बताओ, then we should interpret the deed in such manner so that effect can be given to all। हारमोनियस लगाते हैं ना, समझ गए? कौन सा लगाएंगे? हारमोनियस। और मान लो हारमोनियस नहीं लग पाए तो मान लो एमसीसी ने ये बिल्डिंग लीज पर ली, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। एक जगह लिखा हुआ 7 साल के लिए लीज पीरियड है, दूसरी जगह लिखा हुआ 5 साल के लिए। तो भैया हारमोनियस क्या लगाएंगे? या तो 7 ही होगा या क्या होगा? 5 ही होगा। तो उस केस में बताओ क्या होगा? अर्लियर पार्ट बताओ क्या करेगा? लेटर पार्ट पर प्रिवेल करेगा। मतलब 7 साल वाली बात क्या लिखी हुई है? पहले, और 5 साल वाली बात बाद में। तो बताओ कौन प्रिवेल करेगा? अर्लियर पार्ट, 7 साल वाली बात। 3 रूल है बस, समझ गए आप बात डीड इंटरप्रेट करने में? कोई कंफ्यूजन बेटा बताओ? चलो ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो ये शुरू में कुछ पॉइंट, छोटी छोटी डेफिनेशन है। क्या? स्टैच्यू क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, डीड क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये भी मैं आपको कराऊंगा एक बार। ठीक है, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये सब मैं एक बार आपको करा दूंगा, छोटा छोटा है। ठीक है, हालांकि इनसे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी कवरेज के लिए मैं करा दूंगा आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके मन के जो भी डाउट्स हैं, संदेह हैं, वो दूर हो जाएं। तो अभी वाला पेपर ले लेते हैं, क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, मई 22 का, मई 22 में देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हैं इसका। मई 2022। हाँ जी बच्चों, ये तो जनरल क्लोजेज एक्ट का है सर, रिपील को देख के मुझे लगा। ये देखना 3 मार्क्स का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोविजो, डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजन ऑफ इनेक्टमेंट? तो बताओ इफेक्ट, प्रोविजो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो मेन प्रोविजन का क्या बताता है? ये एक्सेप्शन बताता है, कोई जनरल रूल नहीं बताता। तो वही बात है, आपको लिख के आनी थी। समझ गए क्या? लिख दोगे? चलो, दिसंबर 21 में मैं चलता हूँ। तीन मार्क्स का क्वेश्चन देखना आप, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक्सटर्नल एड में ये दो चीजें किस तरह से हेल्प करती है? तो 3 मार्क्स का है तो दोनों में आप 3 3 4 4 लाइन लिख दो बस, और क्या। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या होता है? जब भी कोई लॉ इंटरप्रेट कर रहे हैं तो कौन सी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से लॉ बना, पार्लियामेंट हिस्ट्री क्या थी, वो सब भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेंगे। फॉरेन डिसीजन तो आपको बताई है मैंने कि भाई सबसे पहले पूरा लिखना आप कि इंडियन स्टैच्यू की लैंग्वेज, फिर इंडियन डिसीजन। उससे नहीं समझ में आ रहा है तो फॉरेन डिसीजन उस कंट्री का जिसका हमारा सेम लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है। ठीक है, समझ गए? चलो एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, मुझे याद आ रहा है इसमें था, ये रहा। मिस्चीव रूल और हेडन रूल, और वो 4 मैटर बताए थे ना वो आपको, डॉक्टर वाला 4 मैटर। मिस्चीफ रूल क्या है बताओ? मिस्चीव रूल है यदि कोई पुराने एक्ट की जगह क्या आया, नए एक्ट आया, तो उस नए एक्ट को इस तरह से अंडरस्टैंड करो ताकि पुराने एक्ट की जो मिस्चीफ थी वो सप्रेस हो जाए, क्या हो जाए, और रेमेडी एडवांस हो जाए। और 4 मैटर, व्हाट वाज द लॉ, क्या उसमें डिफेक्ट थी, ठीक है, लॉ मेकर का क्या, समझ गए ना, वो सब 4 मैटर लिख के आने। 6 नंबर के क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, चलो और देख लेते हैं अपन जुलाई 21 का पेपर। तो जुलाई 21 वाले में लास्ट में आते हैं यार। हाँ जी बच्चों, ये देखो फॉरेन डिसीजन वाला आपको पता है, उसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, और इससे पहले भी है। लगातार 3 अटेम्प्ट तक पूछा था इंस्टीट्यूट ने फॉरेन डिसीजन।
इस बार नहीं आया, मतलब इससे पहले आया था, अब ये उससे एक पेपर में और आएगा। देखो फॉरेन डिसीजन बता दोगे क्या आप? 3 मार्क्स का बता दोगे ना किस तरह से हेल्प करता है? एक तो ये आया और एक आधा और मिल सकता है आपको, ये रहा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टू वर्ड्स मीन्स एंड इंक्लूड इन डेफिनेशन वाइल इंटरप्रेटिंग सच डेफिनेशन। मीन्स का मतलब रिस्ट्रिक्टिव एग्जॉस्टिव जो लिखा हुआ है वही, और इंक्लूड मतलब एक्सटेंसिव, तो मतलब जो लिखा हो उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। समझ गए? तो ये देखो 6 नंबर के जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है, चलो आगे चलें। जनवरी 21 में, इसमें ही मिलेगा तुमको फॉरेन डिसीजन। मुझे याद है 3 अटेम्प्ट तक लगातार पूछा था इंस्टीट्यूट में। जो बच्चे सोचते हैं ना एक बार आ गया इस बार नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। एक्सटर्नल एड क्या होते हैं? जो लॉ के बाहर होते हैं एक्सटर्नल, और मैंने कहा था डिक्शनरी कई बार आया हुआ है। डिक्शनरी क्या होता है बताओ, बता दोगे? बता दोगे ना? सबसे पहले इंडियन स्टेच्यू देखेंगे, लैंग्वेज, वहां से नहीं पता पड़ रहा तो डिक्शनरी, और उसमें भी कई सेंस हैं, तो जो रेफरेंस, जिस रेफरेंस में बात हो रही होगी। ठीक है, और नहीं है क्या? कहीं दिख नहीं रहा यार। चलिए 3 नंबर का ही है। कोई ना, नवंबर 20 पे चल रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, पढ़ना। कौन सा रूल है पहले तो ये बता दो मुझे ये। नॉसिचूर एसोसिस, बताया था ना, प्लांट और मशीनरी एसोसिएट। इजुडम जनरिस में तो बताओ एसोसिएट थोड़ी होते हैं। समझ गए ना? कॉग्नेट सेंस में समझेंगे, प्लांट मशीनरी है तो मशीनरी, प्लांट का मतलब मशीनरी से लेंगे। वो एक केस भी बताया था, बोटल्ड वाटर, सिरप, फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस का मतलब वो फ्रेश से नहीं होगा, एसोसिएट बता दिया था, आया था ना। 3 नंबर का देखो, प्रोविजो पे रूल लिख दो भाई, प्राइट शॉर्ट नोट एंड प्रोविजो, तो बता देना तुम, जो भी आता है तुमको बता दोगे ना। चलो, नवंबर 19, ठीक है। बताओ, यूसेज और प्रैक्टिस, ट्रेडिशन कस्टम की किस तरह से एक लॉ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझा जाता हुआ है, वैसे भी अपन लॉ समझ सकते हैं ना, वही तो है। बस 3 नंबर का यही है। उसके बाद में मैं 19, या तो 3 का आएगा या 6 के आएंगे। हाँ जी बच्चों, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, देखना। आप कैसे बताओगे कि कोई प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? यदि में है तो वो डायरेक्टरी है, शैल है तो वो मैंडेटरी है, मस्ट है तो। लेकिन वो पेनल्टी पनिशमेंट है में तो वो वैसे लिख के आना, समझ गए? और ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था तब कराया था, याद आ रहा है क्या? वो मीन्स है तो मतलब, तो वो उस तरह से प्रैक्टिकल बना दिया था आईसीआई ने। ठीक है, अब नवंबर 18,
हाँ जी बच्चों, एक तो कौन सा है, और वो 4 मैटर देखो रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। हेडन वाला मिस्टीव, उसी को तो बोलते हैं। और एक कौन सा, मैंने कहा था ना डिक्शनरी कई बार आया। बता दोगे, 6 मार्क्स के ये हो गए, बता दोगे ना। और आए हैं 4 मार्क्स के, क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं होता था शुरू के 2 अटेम्प्ट में। क्या बताना आपको, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन कई बार आ चुका, देखो ये प्रोविजो तो 3-4 बार देख लिया अपन ने, समझ गए। बता दोगे ये लास्ट में 18 बस। हाँ जी बच्चों, ये रहा मैं 18 में भैया। देखो एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ग्रामेटिकल को लिटरल वाला ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ग्रामेटिकल कौन सा होता है, तो वो जो जैसा लिखा हुआ है वो, उसका एक्सेप्शन वो रीजनेबल है, समझ गए क्या। इसका एक्सेप्शन क्या है, जब लॉ, कब नहीं लगाएंगे लिटरल, जबकि लॉ की लैंग्वेज एम्बिग्विटी हो उसमें, वो इसके एक्सेप्शन है, तो वहां कौन सा लगाएंगे, रीजनेबल। एक आधा क्वेश्चन और होगा। मैंडेटरी और डायरेक्टरी में डिफरेंस बताओ, कौन सी फैक्टर्स डिसाइड किए जाएंगे मैंडेटरी। मैंडेटरी में तो देखो क्या है, कंपलसरी करना ही पड़ेगा, डायरेक्टरी वो है जो कंपलसरी नहीं करना पड़ेगा। मे है तो जनरली डायरेक्टरी होगा, मस्ट और शैल है तो मैंडेटरी, लेकिन मे को फॉलो नहीं करने पर पेनल्टी पनिशमेंट है, चीजें इनवैलिड हो जाएगी, सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, तो वो क्या माना जाएगा, मैंडेटरी। और यदि मस्ट और शेल को फॉलो नहीं करने पर कोई पेनल्टी पनिशमेंट नहीं है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है कोई सीरियस, तो वो क्या माना जाएगा, ये फैक्टर्स देखे जाएंगे बस, ठीक है। समझ गए ना। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा इस चैप्टर से, तो होप्स तो सबको बात समझ में आ गई है, समझ गए। तो ये चैप्टर याद देखो कैसे करना है आपको। वैसे मैं बता दूं, ये चैप्टर अदर लॉ बहुत मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन 2 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें। इसमें आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं और जो बुक में अंडरलाइन कराई है, वो चीज़ें आपको कंपाइल करके रखनी है, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में बुक जो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन देख लो, बुक के पीछे के क्वेश्चन देख लो थोड़े बहुत, ठीक है, बस बहुत है, ठीक है। एक एक शब्दों में मत चले जाना, एक एक वर्ड पे, वरना आप बोलोगे इसमें क्या लिखा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ गए ना। क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है किसी के लिए अपने को, जो नोट्स में दिया अंडरलाइन कराया वहीं से क्वेश्चन वेश्चन आपके सारे पिक हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक अपन ने सारे कवर कर लिया। अब एक ही टॉपिक में वो बताओ क्या कर रहा है, 2-2 पेज भर रहा है, जबकि क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, ठीक है, और उन्हीं बातों को 5-6 बार रिपीट कर रहा है, तो उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप कंफ्यूज होगे। इस तरह से इसको तैयार करना है। अब शुरू में इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, जो अभी एग्जाम में भी आई हुई हैं एक्चुअली, 1-2 बार मैं देख रहा था अभी पेपर, आपको तो नहीं दिखाया था, वो भी अपन कवर करेंगे, वो मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। किस किस की डेफिनेशन है कॉपी में लिखो, सम डेफिनेशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, कॉपी में हेडिंग डालो, या चलो एक काम कर लो, या यहीं से पढ़ लो आप, अंडरलाइन कर लेना किताब में। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको, किसकी बताओ, स्टैच्यू की। आ सकती है, मैं बता दूं आपको, 2 नंबर में आई हुई है ये भी। स्टैच्यू का मतलब क्या होता है बताओ, लॉ से। तो देखो, स्टैच्यू का मतलब लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे एमिनेट, मतलब कहीं से भी वो अराइज हुए उससे मतलब नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हो, चाहे सीबीडीटी ने बनाई हो, चाहे एमसीए ने बनाई हो, हिंदुस्तान में कोई भी लॉ कोई भी रूल है वो सारे किस क्या माने जाएंगे, स्टैच्यू। तो स्टैच्यू का मतलब क्या होता है, ऑल लॉ, ऑल इनेक्टमेंट, ऑल रूल्स प्रिवेलिंग इन इंडिया, चाहे वो किसी भी सोर्स से कहीं से भी बनाए गए हैं। याद हो जाएगी ना। एक तो ये याद रखना है। दूसरा हो, दूसरी डेफिनेशन आपको किस कौन सी ध्यान रखनी है, कौन सी बेटा, डॉक्यूमेंट। आप देखो, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहां से लेके आपको यहां तक याद करनी है, और मैं आपको बताऊं, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन वैसे जनरल क्लोजेज एक्ट में भी है, और ये एग्जाम में भी आई हुई है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताओ। तो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हर एक्ट में कहां से उठाते हैं अपन, इंडियन एविडेंस एक्ट से। अपन ने डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, कोई भी ऐसा मैटर जो क्या किया गया, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, किसके जरिए, लेटर ए बी सी डी, फिगर्स, या
मार्क्स या बाय मोर देन वन ऑफ, जिसमें लेटर भी है, फिगर्स भी, और क्या है, मार्क्स भी हैं। और किस पर्पस के लिए, किसी पर्पस को रिकॉर्ड करने के लिए। देखो डॉक्यूमेंट का मतलब समझ लो, डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्रेस किया गया, कैसे, या तो फिगर्स या लेटर्स या मार्क्स या बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, किस, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मैटर, वही क्या है, डॉक्यूमेंट। याद कर लोगे ना। चलो उसके बाद आ जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट के मैटर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट क्या होता है, मैटर होता है, मैटर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड, सब्सटेंस और में, ये रहने देना आप, इसमें नहीं पूछेगा वो, छोड़ दो। अच्छा अगला, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आपको ये यहां से याद करनी है। इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बताओ क्या होता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा जिसके जरिए कोई राइट और लाइबिलिटी या तो क्या होती है, क्रिएट या ट्रांसफर या एक्सटेंड, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म होना है, रिकॉर्ड की जाती है। जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास जैसे शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके वो आपको एक राइट दिलाता है कि आपके पास इस कंपनी के क्या है, शेयर। तो कोई डॉक्यूमेंट का मतलब कोई ऐसा चीज जिसके जिससे कोई राइट और लाइबिलिटी या तो राइज होती है या ट्रांसफर हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, इस तरह। ठीक है। डीड का मतलब आपको मैंने बता ही दिया था, बताओ क्या होता है, जो स्टाम्प पेपर पे बनाते हैं वो बताओ क्या होता है, डीड होता है। ठीक है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अब इसमें बस लास्ट ये ध्यान रख लो, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये रहा, पेज नंबर, ये डेफिनेशन हो गई अपनी 4.6 पे, देखो। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखो पहली नजर में आपको लॉ पढ़ के क्या समझ में आया, वो क्या होता है बताओ, इंटरप्रिटेशन। और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होता है। हालांकि अपन इंटरप्रिटेशन के लिए कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन के लिए इंटरप्रिटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसिया लॉ को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, और उसका क्या पहुंचना, कंक्लूजन, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। समझ गए, समझ गए ना। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोर्ट बताओ क्या कर रहा है, कौन सा प्लेन मीनिंग निकाल रहा है, तो बताओ क्या है वो, बट बताओ मीनिंग प्लेन नहीं है, और बताओ अल्टीमेट उसका क्या निकाला जा रहा है, क्या निकाला है, कंक्लूजन, तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। देखो आपने कोई लॉ पढ़ा, बहुत सिंपल है, कोई इजीली मीनिंग निकल रहा है उसका पढ़ते ही, वो क्या चीज है, इंटरप्रिटेशन, और उसकी लॉ की लैंग्वेज बहुत एम्बिगुअस है, तो फिर जो अल्टीमेट कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या होता है। बाकी दोनों को इंटरचेंजेबली अपन यूज कर सकते हैं, बट ये डिफरेंस होता है, समझ गए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा बताओ इसमें। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। चलिए जी, ओके, थैंक यू बाय सबको।